नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। क्रिकेट के दीवानों, मोबाइल चलाने वाले हर नौजवान जी। हाँ, ड्रीम 11 और उस जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स। एक वक्त था जब हर मैच से पहले लोग टीवी पर एक्सपर्ट की नहीं, अपने फोन पर अपनी ड्रीम 11 टीम की चिंता करते थे। यार, आज कैप्टन किसको बनाएं? धोनी, कोहली? ये सवाल घर घर में गूंजता था। अचानक से सरकार ने एक झटके में पूरे खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह फैंटेसी स्पोर्ट्स आखिर है क्या भला। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बीडीढ़ा सिंपल है। मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो आप क्या करते हैं? आप दोनों टीम्स के प्लेयर्स को मिलाकर अपनी एक 11 खिलाड़ियों की टीम बनाते हैं। आपको एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन भी चुनना होता है। अब असली खेल शुरू होता है मैच के दौरान। जो प्लेयर्स आपने चुने उनके परफॉर्मेंस से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। चौका मारा तो कुछ पॉइंट्स, छक्का मारा तो ज्यादा पॉइंट्स, और सेंचुरी बना दी तो जैकपॉट। बॉलर ने विकेट लिया तो पॉइंट्स, मेडन ओवर डाला तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कैप्टन के पॉइंट्स डबल होते हैं और वाइस कैप्टन के 1.5 गुना। मैच खत्म होने के बाद जिसकी टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है और उसे मिलता है प्राइज मनी। इसका जादू इस बात में है कि यह आपको सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने देता। आप मैच से जुड़ जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो अपनी क्रिकेट की समझ और नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से ये एप्स इतने पॉपुलर हो गए। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक सब इसका हिस्सा बन गए। इसने लोगों को आर्म चेयर एक्सपर्ट से वर्चुअल मैनेजर बना दिया, और यह फीलिंग ही इसकी सबसे बीडीडी सक्सेस थी। तो अब आते हैं सबसे बीडीडी सवाल पर। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, करोड़ों लोग खुश थे, तो अचानक सरकार को इससे क्या दिक्कत हो गई? इस बैन के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी इसके जुआ यानी गैम्बलिंग जैसा होने की। कंपनीज कहते हैं गेम ONF स्किल, लेकिन सरकार बोलता है गेम ONF चांस का एलिमेंट ज्यादा है। दूसरी बड़ी परेशानी थी इसकी आदत लगने की, यानी एडिक्शन। कुछ लोग अपनी सेविंग्स तक हार रहे थे, फिर पैसा वापस पाने के चक्कर में और लगाते कर्जी में डूबना। सरकार ने देखा यह फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ रिस्क बन सकता है। तीसरी वजह, रेगुलेशन की कमी। इंडस्ट्री तेजी से बाराच रही थी, लेकिन साफ नियम कानून नहीं थे। अलग अलग स्टेट्स, अलग कानून, कहीं लीगल कहीं इल्लीगल, कंफ्यूजन। सरकार चाहती थी यूनिफॉर्म पॉलिसी ताकि अच्छे से रेगुलेट हो। उनका कहना, जब तक नियम नहीं, रोक बेहतर। इसलिए सरकार ने कठोर कदम उठाया, बैन लगा दिया। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एप्स कितने ट्रांसपेरेंट हैं, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो रहा है, यूजर्स का डेटा सेफ है। जवाब साफ नहीं थे। इसलिए जब तक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न बन जाए, रोक लगाना सरकार को बेहतर लगा। यह पूरा मामला एक बहुत ही पुरानी और पेचीदा बहस पर टिका हुआ है। क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ONF स्किल है या गेम ONF चांस, यानी ये हुनर का खेल है या किस्मत का? इस सवाल का जवाब ही यह तय करता है कि यह लीगल है या इल्लीगल। फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज कहते हैं यह 100% स्किल का खेल है। उनकी दलील, जीतने के लिए गहरी रिसर्च करनी पीडी देती है। प्लेयर्स की रीसेंट फॉर्म, पिच कंडीशंस, मौसम, प्लेयर रिकॉर्ड, सब कुछ स्टडी करना पड़ी देता है। एक अच्छा प्लेयर चुनने के लिए आपको क्रिकेट की अच्छी समझ होनी चाहिए, पर अगर यह सिर्फ किस्मत होता तो हर कोई जीत जाता। लेकिन कुछ आर्ग्यू करते हैं कि आखिर जीत हार किस्मत तय करती है। कोई बाडीढ़ा प्लेयर 0 पर आउट हो सकता है, कोई नया प्लेयर सेंचुरी मार सकता है। टॉस कौन जीतेगा, बारिश आ जाएगी या नहीं, कोई प्लेयर चोटिल हो जाएगा या नहीं। कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को गेम ONF स्किल का दर्जा दिया है, लेकिन सरकार और विरोधी का तर्क अलग है। अगर कोर्ट्स इसे स्किल मानते हैं, कंपनीज वापस आ सकती हैं रेगुलेशंस के साथ। अगर इसे चांस माना गया, वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। ये गुत्थी सुलझाना आसान नहीं। आने वाले समय में अदालत का फैसला देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यह फैसला ड्रीम 11 नहीं बल्कि पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर का नसीब लिखेगा। ये डिसीजन लॉ, स्पोर्ट्स और साइकोलॉजी का कॉम्प्लेक्स मिक्स है, इसलिए सब देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, असर देखते हैं फैंस और नौकरियों पर। इस बैन का सबसे पहला और सीधा असर पीडीढ़ा है उन करोड़ों स्पोर्ट्स फैंस पर जो हर रोज इन एप्स पर अपनी टीम बनाते थे। उनके लिए मैच देखने का एक बड़ीढ़ा एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया है। पहले वो मैच के हर बॉल को ध्यान से देखते थे क्योंकि उनकी फैंटेसी टीम का हर प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट था। अब उनके लिए मैच देखना वापस बस एक पैसिव एक्टिविटी बन गया है। उनका एंगेजमेंट लेवल नीचे आ गया है। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री ने हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएटर्स। एक झटके में बैन लगने से इन सभी लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिनके बिजनेस मॉडल्स फैंटेसी ट्रैफिक पर डिपेंडेंट थे, सबका इनकम सोर्स बंद हो गया।
जब सरकार बिना किसी वार्निंग के बैन लगा देती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा कमजोर होता है। वो आगे से भारत के नए टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से डरेंगे। यह स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के लिए एक सेटबैक है। समाधान बैन नहीं, बेहतर रेगुलेशन। सरकार को टेक इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना चाहिए, पॉलिसीज जो इनोवेशन को बढ़ावा दें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी करें। यह बैन सिर्फ फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन टेक और स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए एक वेकअप कॉल है। भारत ने कुछ सालों में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। हजारों नौजवान नए आइडियाज के साथ आगे आ रहे हैं। ड्रीम 11 जैसी कंपनी यूनिकॉर्न बनी, हर स्टार्टअप का सपना। लेकिन इस बैन ने इस सपने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मैसेज गया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अनिश्चित है। कोई भी तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर अचानक बंद हो सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के मन में डर पैदा होता है, वो नए आइडियाज पर काम करने से हिचकिचाएंगे। इसका सीधा असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पीडी ढेगा। पैसा शायद सिंगापुर, दुबई या किसी और स्थिर देश में शिफ्ट हो जाए। कम इन्वेस्टमेंट इक्वल साइन कम नई कंपनीज इक्वल साइन कम नौकरियां। आर्थिक विकास की गति धीमी पीडी आ सकती है। साफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, क्या लीगल क्या इल्लीगल स्पष्ट होना चाहिए। तभी कंपनीज को क्लैरिटी मिलेगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहेगा। सिर्फ बैन लगा देना आसान है लेकिन देश के टेक सपनों के लिए नुकसानदायक है। सरकार और इंडस्ट्री को मिलकर एक मिडिल पार्ट निकालना होगा। रेगुलेशन जो इनोवेशन को भी स्पेस दे और यूजर्स को भी सुरक्षा। हमने फैंस, जॉब्स और टेक इंडस्ट्री पर असर की बात की। अब चलिए क्रिकेट की बारी। फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स, खासकर ड्रीम 11, इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर्स में से एक बन गए थे। आपको याद होगा, ड्रीम 11 ने 2020 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी किया था। उन्होंने क्रिकेट सिस्टम में करोड़ों रुपए डाले हैं। इस बैन का सीधा असर इस स्पॉन्सरशिप मनी पर पीडी देगा, लेकिन इसका ज्यादा असर डोमेस्टिक क्रिकेट और छोटे छोटे टूर्नामेंट्स पर पीडी देगा। इमर्जिंग प्लेयर्स जिन्हें यह सपोर्ट मिलता था, अब उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल हो जाएगा। फैंटेसी एप्स ने व्यूअरशिप और एंगेजमेंट बढ़ाया था। ब्रॉडकास्टर्स को फायदा हुआ। जब यह एंगेजमेंट कम होगा, टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप में गिरावट आ सकती है। कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, इन लीग्स के लिए भी फैंटेसी एप्स एक वरदान थे। अब उन्हें और संघर्ष करना पीडी देगा। इन स्मॉलर लीग्स पर स्पॉन्सरशिप और फैन इंटरेस्ट कम होने से उनका ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो क्या अब सब खत्म? क्या ड्रीम 11 कभी वापस नहीं आएगा? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम सिचुएशन को समझें तो वापसी की उम्मीद अभी भी जिंदा है। सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करना है। सरकार एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी बना सकती है, जो लाइसेंस जारी करेगी और नियम बनाएगी। इन नियमों में एज लिमिट, पैसा डिपॉजिट की मंथली लिमिट, इन ऐप वार्निंग्स और सेल्फ एक्सक्लूजन जैसे फीचर्स हो सकते हैं। कंपनीज को ट्रांसपेरेंट होना पीडी ढेगा। एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जीतने की संभावना कितनी है। उन्हें मिसलीडिंग मार्केटिंग से बचना होगा और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रमोट करना होगा। यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखना जरूरी होगा। अगर कंपनीज ये शर्तें मानते हैं तो सरकार उन्हें नए लाइसेंस के साथ काम करने की अनुमति दे सकती है। तो वापसी होगी या नहीं, ये दोनों की लचीलापन पर निर्भर करेगा, सरकार और इंडस्ट्री। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक रेगुलेटेड और सेफ फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यूजर और देश दोनों के हित में है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? कंक्लूजन यह है कि हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी है जो तेजी से आगे बढ़ रही है, नए एंटरटेनमेंट और रोजगार के मौके पैदा कर रही है। दूसरी तरफ उस टेक्नोलॉजी से जुड़े रिस्क हैं, एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉस, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगे का रास्ता इन दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने में है। सरकार को एक इनेबलर की भूमिका निभानी चाहिए, न कि एक ब्लॉकर की। हमें रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को समझना होगा। हमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना हारने पर दुख न हो। हमें इसकी आदत से बचना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। अगर हम जिम्मेदार रहेंगे तो सरकार को भी कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेल का मजा तभी है जब वो हद में रहकर खेला जाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत हारिए। टेक्नोलॉजी हमेशा कानून से 2 कदम आगे चलती है। ये एक चैलेंज है, लेकिन ये एक मौका भी है। ये मौका है भारत के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करने का। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार, इंडस्ट्री और यूजर्स मिलकर इस समस्या का एक अच्छा समाधान निकाल लेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। क्या पता अगले आईपीएल तक आपकी फेवरेट ऐप एक नए बेहतर अंदाज में वापस आ जाए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।